नमस्कार। राजस्थान में आज मतदान का काम पूरा हो चुका है और अभी जो भी डिटेल्स आएंगी उसके बारे में मैं कल आपसे मैं कल सुबह के वीडियो में चर्चा करूंगा और एक साथी पत्रकार मेरे साथ होंगे, वो उस बारे में सारी जानकारियां आपको देंगे और हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा आपको एक इस तरह का सिनेरियो पेश किया जाए आपके सामने कि यहाँ के मतदाता का रुझान किस तरह का रहा। अब चूँकि एग्जिट पोल्स के लिए अभी 5 दिन बाकी हैं, तो 5 दिन तक लोगों के मन में बहुत सारी आशंकाएं रहेंगी कि किस दिन क्या नतीजा आ सकता है, कहाँ किस स्टेट में क्या हो सकता है। और अगले 4-5 दिन में तेलंगाना को लेकर खबरें चलने वाली हैं, क्योंकि अभी तेलंगाना में ही केवल बचता है कि जहाँ पर मतदान नहीं हुआ है। लेकिन राजस्थान में पिछले लगभग 15 दिन से एक चीज़ को मैंने लगातार नोटिस किया है कि यहाँ पर ख़ासतौर से जो कम्युनिस्ट अपने लॉबी के पत्रकार लोग हैं, उन लोगों ने बड़ा फोकस किया। अब लगातार उनकी कोशिशें ये रही यहाँ पर कि किसी भी तरीके से इस तरह की न्यूज़ प्लांट की जाएं, इस तरह की चर्चाएं की जाएं कि यहाँ पर टफ फाइट में कांग्रेस नज़र आ रही है। जबकि हकीकत बात ये है कि बीजेपी यहाँ लैंडस्लाइड विक्ट्री करती हुई नज़र आ रही है और तमाम जितने भी एनालिस्ट हैं उन सब का यही मानना है कि बीजेपी के को आने से इस बार कोई रोक नहीं सकता, उनका टर्न भी बनता है। जैसे कि वो मानते हैं कि यहाँ पर एक बार कांग्रेस की और एक बार बीजेपी की सरकार बनती है। लेकिन फिर भी दो स्टेट्स के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा, खासतौर से मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्यों इस मीडिया ने ज़्यादा फोकस किया, ये एक बात जान लेना बहुत ज़रूरी है। दरअसल तेलंगाना में ये सब लोग बड़ी देरी से गए और खासतौर से तेलंगाना में तो अब जाकर कुछ पत्रकार पहुंचे हैं, वरना इन सभी का ध्यान, खासतौर से ये जो वामपंथी लॉबी है ना पत्रकारों की, इसका सभी का ध्यान इन्हीं दो स्टेट्स पर रहा। छत्तीसगढ़ में भी ये लोग नहीं गए। छत्तीसगढ़ में बड़ा सेंसिटिव चुनाव था, 2 चरणों में वहाँ पर मतदान हुआ। उसके बावजूद भी ये सारे अपने अजीत अंजुम टाइप के जो पत्रकार हैं, जो सड़क पर घूम घूम कर वीडियो बनाते हैं, इन लोगों ने छत्तीसगढ़ का रुख नहीं किया। क्यों? छत्तीसगढ़ में इन सबको ये लग रहा था कि कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस की सरकार वहाँ बनने के सभी जो ओपिनियन पोल्स हैं वो भी इस तरफ इशारा कर रहे थे, इसलिए इन्होंने उसका रुख नहीं किया। और ये अजीत अंजुम टाइप के जो पत्रकार हैं, ये 2 बार राजस्थान आए। शुरुआत में ये राजस्थान आए तो इन्हें ये लगा कि यार यहाँ माहौल जो है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बीच में मध्य प्रदेश का मतदान था तो इन्होंने मध्य प्रदेश का रुख किया कि बीजेपी को वहाँ दोबारा आने से रोको। तो इन सब की कोशिश ये रही और काफ़ी वीडियो भी इन लोगों ने वहाँ पर जाकर बनाए, पब्लिक के बीच ओपिनियन ली। और आप सबको पता ही है कि किस तरह की ओपिनियन इनकी होती है, जिस तरह की मत के साथ, जिस तरह की मेंटलिटी के साथ ये लोग चलते हैं, तो इनका ध्यान सिर्फ इसी पर फोकस रहता है कि कैसे बीजेपी के खिलाफ कुछ कंटेंट परोसा जाए। और हकीकत बात भी है, उसी से उनका धंधा चल भी रहा है। लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश का चुनाव निपटा, ये सब लोग फिर से राजस्थान में आ गए। क्यों? राजस्थान में इन्हें यह लग रहा था कि अशोक गहलोत ने, और देखिए एक हकीकत बात और भी है, मैं आपको बता दूं कि खासतौर से मेरे वीडियोस अगर आप लोग पिछले कुछ दिनों में देख रहे होंगे तो मेरे वीडियोस में आपने देखा होगा कि जैसे ही आप मेरे वीडियो पर जाते हैं तो अशोक गहलोत का विज्ञापन आ जाता है। कई लोगों ने बताया कि हर्ष जी आपके वीडियो पर अशोक गहलोत का विज्ञापन यूट्यूब लगातार दिखा रहा है। खैर, उन्होंने दिखाना ही था, उनका यही काम है। लेकिन इन सब लोगों को ये लग रहा था कि बीजेपी के चांस राजस्थान में मजबूत हैं। मध्य प्रदेश में इन्हें लगा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी कंटिन्यू करने वाली है, बीजेपी जाने वाली वहाँ पर है नहीं, तो ये मध्य प्रदेश को छोड़कर यहाँ पर आ गए। अब इनका काम है नैरेटिव बिल्डिंग का, नैरेटिव बनाना है इनको और उसी तरह का ये नैरेटिव बना रहे हैं। अब देखिए, कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि राजदीप सरदेसाई कहाँ है। राजदीप सरदेसाई इस समय तेलंगाना में हैं और वहाँ पर जो बीआरएस की खातिर तवज्जो हो रही है, केसीआर की खातिर तवज्जो हो रही है, वहाँ पर मसाला डोसा खा रहे हैं उनके साथ बैठकर, उनका इंटरेस्ट उसी में रहता है। और फिर राजदीप सरदेसाई की भी एक मैंने बात देखी है कि राजदीप सरदेसाई कांग्रेस के साथ साथ उन दलों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। उनकी जो प्रवृत्ति है रिपोर्टिंग की, वो उन दलों की है, उन दलों के प्रति है उनकी जो बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं। जैसे कि बीआरएस प्रतिद्वंदी है, टीएमसी प्रतिद्वंदी है, एनसीपी प्रतिद्वंदी शरद पवार वाली तो है ही उनकी, समाजवादी पार्टी या फिर अब शिवसेना उनकी चॉइस बन गई है। तो उनका इंटरेस्ट उनको कवर करने में रहता है और शायद उन्हें उनकी तरफ से जो उनका ग्रुप है, इंडिया टुडे का ग्रुप है, शायद उनकी तरफ से उन्हें इसके लिए नियुक्त भी किया गया है कि आप जाइए विपक्ष की बात कीजिए, बीजेपी की हम और लोगों से करा लेंगे।
तो वो चले गए तेलंगाना, राजस्थान में नहीं आए वो। अब राजस्थान में वो नहीं आए या उन्हें आने नहीं दिया, क्या उनके संपादक ने मना कर दिया कि भैया तुम यहाँ पर रायता फैला दोगे, तुम वहाँ चले जाओ, क्योंकि फिर इंडिया टुडे ग्रुप पर एक आरोप लग जाता कि एंटी बीजेपी कंटेंट दिखा रहे हैं। और आप सब जानते ही हैं कि राजस्थान में एंटी बीजेपी कंटेंट इस समय अगर ढूंढेगा भी कोई तो आसानी से मिलेगा नहीं, क्योंकि माहौल यहाँ पर दूसरी तरह का बनता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी ओर अक्सर इन पत्रकारों का मकसद एक और भी देखने में रहा है कि जहाँ जहाँ पर ये लोग गए हैं, इनकी ये कोशिश रही कि हम बीजेपी को सरकार में आने से रोक देंगे, लेकिन नतीजे कुछ और ही कहते हैं। ये अपने अजीत अंजुम साहब, आपको याद होगा कि पिछले साल जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे थे उसमें लगातार एक्टिव रहे थे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में इन्होंने लगभग 1 महीने तक सड़कों की खाक छानी थी। सैकड़ों हजारों वीडियो इन्होंने बनाए थे जिसमें इन्होंने बीजेपी की सरकार की, योगी की जो सरकार थी उसकी आलोचनाएं दिखाई थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। 250 से ऊपर ज़्यादा सीटें आसानी से जीतकर एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ योगी आदित्यनाथ फिर से सत्ता में लौट आए। तो इन लोगों का जो एक भ्रम था कि हमारे कहने से एक ऐसा नैरेटिव लोगों के मन में बन जाता है कि साहब वो बीजेपी से नाराज़ हो जाएं, या सरकार की जो नाराज़गियाँ हैं उनको हाईलाइट करने से मतदाता भ्रमित हो जाएं, ऐसा होता नहीं है। पत्रकारों को, खासतौर से जो इस तरह के पत्रकार हैं, जो इस तरह की पत्रकारिता करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके कहने से पत्रकार जो मतदाता हैं वो अपना मन बनाते हैं, लेकिन हकीकत बात यह है मेरे भी कहने से कुछ नहीं होता, इन लोगों के कहने से भी कुछ नहीं होता। जो वोटर है ना, उसका मन पहले ही बन चुका होता है, उसके मन में होता है कि मुझे किसको वोट देनी है, और वो जाता है और अंदर वहाँ पर बटन दबाकर आ जाता है। तो उत्तर प्रदेश में इन्हें मुँह की खानी पड़ी थी। इससे पहले ये लोग गए थे पश्चिम बंगाल, आपको याद होगा, जहां पर अमित शाह ने ये कह दिया था 2021 में कि हम 200 सीटों के साथ जीत कर आ रहे हैं। तो इन्हें लगा कहीं अमित शाह सचमुच में बीजेपी की 200 सीटें ना करा दें, तो उसे रोकने के लिए भी अजीत अंजुम गए थे। उन दिनों ये किसान आंदोलन को कवर किया करते थे, किसान आंदोलन को बीच में छोड़कर भाग गए थे ये वहाँ पर, और इन्होंने बीजेपी को, यार किसी तरह से बीजेपी को यहाँ पर रोका जाए। बीजेपी अपने कर्मों से वहाँ पर हारी, हारना तो नहीं कहेंगे, जिनके 4-5 विधायक हों और उनके 75 विधायक आ जाएं, उसको हारना तो नहीं कहेंगे। अलबत्ता वो वहाँ सरकार नहीं बना पाई, बीजेपी की सरकार बनने के चांसेस वहाँ पर थे भी नहीं। लेकिन इन्होंने जिस तरह की वहाँ पर रिपोर्टिंग की, मैं बार बार ये अपने वीडियोज़ में कहता रहा हूँ कि अगर अजीत अंजुम ने इस तरह की नकारात्मक रिपोर्टिंग उत्तर प्रदेश में की, टीएमसी पश्चिम बंगाल में टीएमसी के खिलाफ की होती, तो फिर इनकी ठुकाई भी वहाँ पर हो जाती अच्छे तरीके से। जी हाँ, हकीकत बात है ये कि अगर आप जिस तरह से उत्तर प्रदेश में रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि योगी के खिलाफ सब कुछ दिखा रहे हैं, जिनकी सरकार है, योगी के राज में इन्हें किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर इसी तरह की रिपोर्टिंग ये टीएमसी के खिलाफ वहाँ पर करते तो टीएमसी वाले इनको छोड़ते नहीं। ये हकीकत बात है, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करता रहता हूँ अपने वीडियोज़ में। और इनका जो मकसद रहता है वो सिर्फ ये है कि किसी भी तरीके से जहाँ पर इन्हें लगता है कि बीजेपी बढ़ती हुई नज़र आ रही है उसको रोका जाए। मैंने कई बार कहा अपना कि गुजरात में इन्हें साफ नज़र आ रहा था कि गुजरात में बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री होने जा रही है। वहाँ तो अजीत अंजुम नहीं गए थे, गए लेकिन 1 हफ्ता पहले आए, 5-7 दिन घूमकर वहाँ से चले आए, क्योंकि वहाँ उन्हें माहौल बनता हुआ नज़र नहीं आया। कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि रवीश कुमार चुनावी वीडियो नहीं बना रहे हैं। रवीश कुमार को पता है, रवीश कुमार इन सबसे होशियार हैं। राजदीप सरदेसाई, अजीत अंजुम, ये सब जो ऐसे लोग हैं, इन सब से रवीश कुमार बहुत होशियार हैं। रवीश कुमार को पता है कि उनके वीडियो बनाने से कुछ नहीं होने वाला है, और बीजेपी इन राज्यों में से कम 2-3 राज्यों में अपनी सरकार बनाएगी। 2 में तो कम से कम बनी रही है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। और अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर उनकी गलती होगी। देखिए, इन चुनावों को लेकर कुछ पत्रकार पहले ये कहा करते थे कि ये 2024 का सेमीफाइनल है। राजदीप सरदेसाई को मैंने देखा 1-2 वीडियो में उन्होंने कहते हुए कि ये 2024 का सेमीफाइनल है, लेकिन अब किसी ने भी ये कहना बंद कर दिया है। ये कहना क्यों बंद कर दिया है? क्योंकि ये 2024 का सेमीफाइनल है ही नहीं। इंडी अलायंस जो एनडीए के खिलाफ बना, इंडी अलायंस में कोई करंट नज़र नहीं आ रहा है, कोई स्पार्क नज़र नहीं आ रहा है। इंडी अलायंस की कोई बैठक होती हुई नज़र नहीं आ रही है, उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। इंडी अलायंस को मध्य प्रदेश के चुनाव ने टुकड़े टुकड़े कर दिया है। उसमें से अखिलेश यादव अलग हो चुके हैं, ममता बनर्जी अलग हो चुकी हैं, तो इंडी अलायंस का भी कहीं अस्तित्व नहीं बच रहा है। तो इसलिए इन सब लोगों ने इन चुनावों को 2024 का सेमीफाइनल भी कहना बंद कर दिया। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब यही है दोस्तों
कल तो हम चर्चा करेंगे ही राजस्थान के ट्रेंड्स के बारे में, लेकिन इस समय की स्थिति अगर मैं आपको बताऊं, इस समय स्थिति ये है कि राजस्थान में और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के चांसेस ज़्यादा फेयर नज़र आ रहे हैं। राजस्थान के ट्रेंड्स के बारे में कल सुबह चर्चा करेंगे, लेकिन जो मैंने देखा पिछले 2 दिन में, जो मैं जयपुर और आसपास के इलाकों में घूमा हूँ, यहाँ पर मैंने देखा है कि यहाँ पर माहौल प्रो बीजेपी नज़र आ रहा है, लेकिन दबा छिपा हुआ। मतदाता खुलेआम नहीं कह रहा है कि वो किसे वोट कर रहा है। आज हम जयपुर में गए थे, जो महारानी मार्केट है, महारानी मार्केट जो है इनका राजकुमारी दिया, जो इनकी सांसद है बीजेपी वालों की, इनकी, और जो गायत्री देवी महारानी यहाँ की रही हैं, उनका बनाया हुआ मार्केट है। तो वहाँ पर हम लोग घूम रहे थे, तो सब लोगों का कहा कि साहब यहाँ टफ फाइट है, लेकिन फिर भी बीजेपी को एज है। तो इन सब पत्रकारों को एक चीज़ तो कम से कम अब इन चुनावों के बाद ये पल्ले बांध लेनी चाहिए कल, कि इनके नैरेटिव बिल्डिंग से कुछ हो नहीं रहा है। जहाँ ये चाह रहे हैं वैसा हो नहीं रहा है। अगर इन ये कोशिश कर रहे हैं, ये कहाँ जाते हैं, खासतौर से वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर बीजेपी क्लोज फाइट में है, या बीजेपी को कांग्रेस या दूसरे दल फाइट देते हुए नज़र आ रहे हैं और क्लोज कॉन्टेस्ट नज़र होता हुआ आता है। तो ये कोशिश करते हैं कि वहाँ पर जाकर एक नैरेटिव बिल्डिंग करने की कोशिश की जाए और बीजेपी को रोकने की कोशिश की जाए, लेकिन इन लोगों के कहने से कुछ हो नहीं रहा। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जहाँ भी जा रहे हैं उसका उल्टा ही नतीजा आ जा रहा है। बहरहाल, वामपंथी पत्रकार अब राजस्थान से दफ़ा हो चुके हैं। सबको पता है कि ईवीएम पर बटन दब चुका है और अब तो 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, उसी के बाद सारी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। लेकिन वामपंथी मीडिया तेलंगाना में अब उतनी ज़ोर शोर से प्रचार जो कैंपेन करता हुआ कांग्रेस का जो धड़ा है सारा, उसको उस तरह से कवर करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्हें यहाँ लग रहा है कि एनर्जी ज़्यादा वहाँ पर बीआरएस और केसीआर दिखा रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि ये जो चुनावी कवरेज हमारी चल रही है, इसको हम 2024 तक कंटिन्यू करने वाले हैं और 2024 के चुनावों पर भी लगातार वीडियो बनाए जाएंगे। हम कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स भी आपको देंगे, तो आपसे लगातार बात होती रहेगी। आप सब लोगों को अगर मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।